Hello students, welcome to physics class. In today's lecture, we'll discuss the basic terminologies used in physics. Okay, so आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो मोशन स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं एंड मार्क माय वर्ड स्टूडेंट कि आज का जो लेक्चर है ये हमारा बेसिक कंसेप्ट्स को लेके है, ये हमारा रेगुलर 11th का क्लास नहीं है। इसमें जो टर्म्स यूज होती है जो आप लोगों के लिए नहीं है और आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज अगर फिजिक्स में हैंड्स ऑन करना है, आपको फिजिक्स को अच्छे से समझना है और अच्छा स्कोर करना है तो हमें टर्मिनोलॉजीज यूज करनी पड़ती है। तो आज हम उसी की बात करेंगे, उसी को समझेंगे और बड़ी सरल भाषा का इस्तेमाल करते हुए उसे समझेंगे। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक मोशन स्ट्रेट लाइन। तो मोशन स्ट्रेट लाइन, इसके पहले हम इसे पढ़ने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि व्हाट इज मोशन। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि मोशन क्या होता है। तो मोशन क्या होता है, ये है स्टूडेंट कि जब भी हम कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन बदलता है तब मोशन होता है। ये हमने पढ़ा हुआ अपने प्रीवियस क्लासेस में। तो आइए जरा समझते हैं। से फॉर एन एग्जांपल, देयर इज अ कार। ओके, सो ये जो कार है ये इस जगह से इस जगह मूव कर रही है। Okay, this is A and this is B. So when car moves or when car changes its position, we can say there is a motion. So car move कर रही है, तो कार कहाँ से कहाँ गई? A से B गई। तो हमने कहा कि यहाँ मोशन होगा, राइट? लेकिन अगर मान लीजिए कि कार अपनी पोजीशन बदल नहीं रही है, जैसा कि ये एग्जांपल हम देंगे जिसमें कार एक ही जगह पे है। ओके, अब इस केस में हम बात करते हैं कि इन दिस केस कार एक ही जगह पे, कार ने अपनी पोजीशन बदली नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि कार जो है मोशन नहीं कर रही है, कार रेस्ट पे। तो सबसे पहला वर्ड जो हमारे दिमाग में आता है वो दो वर्ड आते हैं, एक है आपका मोशन और दूसरा है आपका रेस्ट। यहां पे कार अपनी पोजीशन, अब यहां दो डायग्राम है। This is example 1 and this is example 2. अच्छा, अब स्टूडेंट्स आप यहाँ देखिए, हमने दो एग्जांपल लिए हैं। एक में हमने कहा कि कार A से पहुंची B पे, जिसमें हमने कहा है कि कार चेंजेस इट्स पोजीशन। ओके, कार ने अपनी पोजीशन बदली, मतलब आप ये कहना चाहेंगे कि यहाँ मोशन हुआ, बिकॉज ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन बदल रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन बदलता है तो हम क्या कहते हैं, मोशन हो चुका है यहाँ। आइए अब दूसरे एग्जांपल पे आते हैं। कार ए पोजीशन पे है, ये करंट पोजीशन थी कार की और बी पोजीशन तक पहुंचने की है, मतलब समय के हिसाब से कार जो है वो अपनी ही जगह पे ए पोजीशन पे है, मतलब कार ने अपनी पोजीशन बदली ही नहीं। सो यहाँ पे तो लिखा है कार डजंट चेंज इट्स पोजीशन। तो इन दो एग्जांपल में हमें समझ में आता है कि एग्जांपल 1 में हम ये कह सकते हैं कि कार में पोजीशन बदली, मतलब वो मोशन में है। दूसरे एग्जांपल में हमने देखा कि कार अपनी पोजीशन नहीं बदल रही है, कार की पोजीशन एज इट इज है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये सेकंड एग्जांपल में जो कार है वो रेस्ट पे है और फर्स्ट एग्जांपल में जो कार है वो मोशन में है। सो हमें ये समझ में आया कि फर्स्ट एग्जांपल की कार मोशन में और सेकंड एग्जांपल की कार रेस्ट पे है। तो आइए जरा इन दो वर्ड्स, यहाँ जो दो वर्ड यूज हुए हैं इसकी डेफिनेशन जरा आप लोग समझ लेते हैं। एक है रेस्ट और दूसरा है मोशन। तो सबसे पहले बात करते हैं रेस्ट क्या होता है। अब यहाँ पे शॉर्ट में हमने लिखा हुआ है कि कार डजंट चेंज इट्स पोजीशन। तो भाई कार अगर अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी तो हमने कहा कि भाई रेस्ट पे है। तो ऐसी अगर किसी भी यानी बॉडी की अगर किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि इफ एनी ऑब्जेक्ट डजंट चेंज इट्स पोजीशन with respect to the surrounding, then we can say that the object is at rest. तो ये है इसकी डेफिनेशन। हमने यहाँ यही लिखा है
कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में नहीं बदलता है, चेंज नहीं करता है, तब हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। अब उसी तरीके से अगर मोशन को डिफाइन किया जाए तो उस केस में हम कहेंगे इफ एनी ऑब्जेक्ट changes its position with respect to surrounding, then we can say that that body is in motion. So, student, you can see the statement of rest and motion. Now, in rest, we have written if body doesn't change, this is very important, doesn't change its position with respect to surrounding. So here the word is surrounding. It's very important. I cover this point. Don't worry. Surrounding. What is surrounding and all? Okay. So then we can say that the body is at rest. अगर कोई body surrounding के respect में अपनी position नहीं बदलती है, तब हम कहते हैं कि body rest है. अब बिल्कुल motion में भी आइए. If the body changes, यहाँ पे doesn't आता है, यहाँ changes आता है. तो that's a difference. Changes its position with respect to surrounding, then we can say that the body is in motion. तो ये थे स्टूडेंट स्टेटमेंट ऑफ रेस्ट एंड मोशन. अब यहाँ जो एक वर्ड काफी यूज हो रहा है सराउंडिंग. अब सराउंडिंग मतलब क्या है? तो सराउंडिंग यहाँ हम लोग एक चीज को रेफर करते हैं, पॉइंट, एक वर्ड को रेफर करते हैं, और वो वर्ड होता है हमारा रेफरेंस और ऑब्जर्वर. अब ये जो रेफरेंस और रेफरेंस पॉइंट बोल सकते हैं आप, या फिर ऑब्जर्विंग पॉइंट कह सकते हैं, या फिर आप नाम दे सकते हो ऑब्जर्वर. अब ये क्या है? तो ये होता है कि देखिए आपने कहा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन बदलता है, तो पोजीशन बदलना, तो उसके लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट रिक्वायर होगा, तभी आप एक्सप्लेन कर पाएंगे कि उस ऑब्जेक्ट या बॉडी ने अपनी पोजीशन बदली है. ये जो रेफरेंस ऑब्जेक्ट होता है या रेफरेंस पॉइंट होता है, उसे हम लोग यहाँ कहते हैं ओरिजिन या फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं. क्या कहते हैं इसे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मैं आगे इलैबोरेट करता हूँ. फिलहाल आप इतना समझिए कि हम जब भी किसी बॉडी की मोशन या उसकी स्टेट को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है जिसकी जरूरत हमें पड़ती है उसके स्टेट को एक्सप्लेन करने के लिए, वो होता है हमारा रेफरेंस पॉइंट, जिसे आप ओरिजिन भी कह सकते हैं, और उसी हम लोग क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस. So have you seen the reference frame and coordinate system? So students, just look at the diagram. Okay, here we'll discuss the reference frame and coordinate system. Now there is a insect as you see here. So this insect is at point P. Now if I ask you what is the state of this insect, what will you answer? So here you cannot explain the state of the insect. Why? Because unless you know the position of this insect, you cannot define its state. अब इसकी अगर बात करें तो उसके लिए हमें एक ऐसे पॉइंट को ढूंढना पड़ेगा जिसके रिस्पेक्ट में आप इसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करेंगे. अब ऐसा जो पॉइंट है जिसके रिस्पेक्ट में आप इसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करना चाहते हो, ऐसे पॉइंट को हम लोग कहते हैं ओरिजिन या वर्टेक्स कहते हैं या रेफरेंस पॉइंट कहते हैं. अब मान लीजिए यहां पे हमने इस पॉइंट को द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल द थ्री एक्सिस, ये तीनों एक्सिस एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जिसे हमने इसको ओरिजिन मान रखा है, इसको रेफरेंस पॉइंट मान के रखा हुआ है हमने. अब ये वाला जो रेफरेंस पॉइंट है, इसके रिस्पेक्ट में इसके अगर हमें कोऑर्डिनेट्स पता चलते हैं इस पॉइंट के, तो हम कहते हैं कि इस इंसेक्ट की पोजीशन हमने निकाल ली है. अब उसके रिस्पेक्ट में हमने कहा कि इस इंसेक्ट की जो पोजीशन है वो x, इसका ये पॉइंट जो है इसे x मान लिया हमने, इसका ये वाला जो पोजीशन है y पे इसे y मान लिया हमने, y एक्सिस पे, और ऐसा ही इसका अगर मैंने इस z एक्सिस को
देयर इज अ z एक्सिस, इस z एक्सिस को पीछे अगर एक्सटेंड किया तो यहां कहीं इसकी z पोजीशन भी आएगी, ये z पोजीशन भी आएगी, तो दैट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ z एक्सिस। अब अगर आपसे पूछा जाए कि अब आप मुझे बताइए कि ये पोजीशन जो है इसकी, ये रेस्ट पे है या ये मोशन कर रहा है, तो आप इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखेंगे और ये बताएंगे कि ये मोशन कर रहा है या रेस्ट पे है। अगर इन तीनों कोऑर्डिनेट्स में से किन कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है स्टूडेंट्स? तीन कोऑर्डिनेट्स, कौन कौन सा? x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट। अगर इन तीन में से एनी सिंगल कोऑर्डिनेट changes, then you can say that the object is in motion। अगर ये सिंगल कोऑर्डिनेट ही अगर चेंज हो जाता है, किसी आउट ऑफ द थ्री अगर एक सिंगल भी चेंज हो जाता है, then you can say that the object is in motion। लेकिन अगर तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स विथ रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन अगर फिक्स्ड होते हैं तो हम यही कहेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट कंडीशन पे है। तो ये सारी जो चीजें हैं किसके रिस्पेक्ट में बोली जा रही है? तो इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है। यहीं पे हमारा ऑब्जर्वर है, इसी रिस्पेक्टिव पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा है। इस ऑब्जर्वर को ही हम लोग कहेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बिकॉज ये इस पॉइंट पे खड़ा होके इसकी पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये वाला जो पॉइंट है इसे कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो स्टूडेंट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए दो चीजें याद रखिए कि आपके पास एक ऑब्जर्वर होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम कई टाइप के होते हैं, जैसे कि आपका जो सबसे कॉमन कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो आपका होता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें एक्स वाई जेड एक्सिस को यूज किया जाता है। इसके अलावा भी और भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये सारे और भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ती है, जो कि हमने यहां देखा है। क्लियर स्टूडेंट? तो आइए जरा समझ लेते हैं कि अगर ये इंसेक्ट अपनी एक्स पोजीशन या वाई पोजीशन या जेड पोजीशन तीनों में से अगर कोई एक पोजीशन ही चेंज कर पाता है तो हम कहते हैं कि वो जो मोशन कहलाएगा वो 1D मोशन कहलाएगा। 1D का मतलब होता है वन डायमेंशन मोशन। 1D स्टैंड्स फॉर वन डायमेंशन मोशन। अगर उसके दो कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, दो मतलब आउट ऑफ द थ्री कोई भी दो, इट कैन बी एक्स एंड वाई, इट कैन बी एक्स और जेड, और इट कैन बी वाई और जेड। अगर इन तीनों में से कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स अगर ऑब्जेक्ट बदलता है तो हम कहेंगे कि मोशन जो हो रहा है वो 2 डायमेंशन मोशन कहलाएगा। लाइकवाइज अगर सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स अगर चेंज हो जाते हैं तो हम कहेंगे कि इस केस में ये 3 डायमेंशन मोशन होता है। अब अगर इसके एग्जाम्पल अगर आपको अगर पूछते हैं कि इसके एग्जाम्पल बताइए, तो आइए जरा एक सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं। आई होप ये आपने कॉपी किया होगा। हम इसके एग्जाम्पल अभी यहां देखते हैं 1D मोशन के, 2D मोशन के एंड 3D मोशन के, और वेरी बेसिक एग्जाम्पल। आइए जरा देखते हैं। Example number 1. Motion of a car along a straight path. अगर कार एक सीधे रास्ते पे आगे बढ़ रही है, जस्ट लाइक दिस, ये इस तरीके से अगर आगे बढ़ती है तो हम कहेंगे कि ये अपनी पोजीशन चेंज कर रही है और ये सिर्फ एक ही एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है। तो एक ही एक्सिस के अलोंग अगर मूव करती है तो उस केस में एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा, और अगर एक कोऑर्डिनेट चेंज होगा तो हम क्या कहते हैं? वो मोशन कहलाता है आपका वन डायमेंशन मोशन। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ 1D motion. This is an example of 1D motion. अब अगर मान लीजिए कि यही कार
यही कार एक क्राउडेड प्लेस पे मूव कर रही है, जैसा मार्केट प्लेस पे मूव कर रही है। अब मार्केट प्लेस में इतना क्राउड होता है कि स्ट्रेट लाइन कार को मूव करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। एवरी टाइम यू नीड टू चेंज द स्टीयरिंग, आपको स्टीयरिंग बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो इस केस में आपका जो मोशन होता है वो zigzag काइंड ऑफ मोशन होता है। तो ये वाला जो मोशन है ऑब्जेक्ट का, इसमें दो कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे, ऑब्जेक्ट अपने दो कोऑर्डिनेट्स बदल रहा होगा। इट कैन बी x हो सकता है, y हो सकता है, या फिर y और z हो सकता है, या फिर z और x हो सकता है। तो ऐसा जो मोशन होता है इसे कहते हैं टू डायमेंशन मोशन, जो कि प्लेन में होने वाला मोशन कहलाता है। क्लियर? और थर्ड काइंड ऑफ मोशन इज, अगर मान लो एक एग्जांपल यहां ले रहे हैं हम लोग कि इस कमरे में एक मॉस्किटो मूव कर रहा है, मॉस्किटो फ्लाई कर रहा है। अब इस पूरे कमरे की अगर बात करें तो मॉस्किटो की अगर पोजीशन निकाली जाए तो मुझे तीन कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड होंगे, x भी चाहिए होगा, y भी चाहिए होगा और z भी चाहिए होगा। तो इस केस में अगर मॉस्किटो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव करता है तो क्या मैं बोल सकता हूं इसका x, y और z तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे? तो इस केस में मॉस्किटो का जो मोशन कहलाएगा वो कहलाएगा थ्री डायमेंशन मोशन, बिकॉज एवरी टाइम उस मॉस्किटो के थ्री कोऑर्डिनेट्स चेंज होते जा रहे हैं। इसी तरीके से जब आप काइट फ्लाई करते हो, ठीक है, इन द स्काई, इन दैट केस जो काइट का मोशन होता है वो भी आपका थ्री डायमेंशन मोशन ही कहलाता है। और एक अगर मान लिया जाए इस कमरे में गैस भरी हुई है, एयर पार्टिकल्स की बात की जाए, एयर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की बात की जाए, तो उन मॉलिक्यूल्स का जो मोशन है इस कमरे के अंदर, उस मोशन को भी हम लोग थ्री डायमेंशन मोशन में कंसीडर करेंगे। लेकिन स्टूडेंट, हमारे सिलेबस के हिसाब से हमें यहां जो बात करनी है वो सिर्फ और सिर्फ 1D और 2D मोशन की बात करनी है। अब आगे हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ने जाएंगे वन डायमेंशन मोशन, जिसे आप कह सकते हो, उसका एक दूसरा नाम भी है जिसे कहते हैं मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन मोशन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए जरा देखते हैं। Okay, students, now we have just discussed key frame of reference and coordinate system. Now, mark the statement here I have written, rest and motion are relative terms. It's very important concept. It's very important point कि यहाँ बोला जा रहा है कि rest और motion जो है वो relative term है। अब ये चीज को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल यहाँ लिए हुए हैं, जिसमें एक लिफ्ट में दो पर्सन है और बाहर एक पर्सन है, एंड द लिफ्ट इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, द लिफ्ट इज इन मोशन, लिफ्ट इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और यहां पे दो पर्सन है और बाहर एक पर्सन है। अब क्या हो रहा है कि इस स्टेटमेंट को समझने के लिए, बिकॉज ये एक छोटा सा स्टेटमेंट है लेकिन कई बार बच्चों को इसी में कंफ्यूजन भी रहता है, तो इसे आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है, ताकि आगे आपको कोई भी डिफिकल्टीज ना आए न्यूमेरिकल सॉल्विंग। जब हम लोग करेंगे आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उस समय आपको कोई भी डिफिकल्टी ना आए, तो इसे समझ लीजिए क्या है। सो नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ मूविंग लिफ्ट एंड द ऑब्जर्वर आउटसाइड ऑब्जर्वर एंड देयर इज इनसाइड ऑब्जर्वर। सो हमने यहाँ पे दो ऑब्जर्वर की बात की है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम समझाने के वक्त मैंने बताया था कि हमारे पास रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए जिसे हम लोग ऑब्जर्वर भी कहते हैं। अब हमारे पास यहां दो ऑब्जर्वर है, वन इज आउटसाइड द लिफ्ट एंड द अदर इज इनसाइड द लिफ्ट, एंड देयर इज वन बॉय इनसाइड द लिफ्ट। नाउ लिसन गाइस, यहां पे ये लिफ्ट ऊपर जा रही है। सो जब ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, नाउ आई आस्क ऑब्जर्वर नंबर 1, व्हाट इज द स्टेट ऑफ दिस बॉय? व्हाट इज द स्टेट ऑफ दिस बॉय? इस बॉय की स्टेट क्या है? तो ये जो बॉय है इस लिफ्ट के अंदर, इसकी स्टेट हमने अंदर वाले ऑब्जर्वर से पूछी। तो अंदर वाला ऑब्जर्वर देखता है इसको और वो कहता है कि ये रेस्ट पे है। सो द ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑब्जर्वर नंबर 1 हु इज इनसाइड द लिफ्ट टेलिंग द बॉय इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू हिम, इसके रिस्पेक्ट में वो बॉय रेस्ट पे है। एट द वेरी मोमेंट when I asked the second observer who is outside the lift the same question about this boy who is inside the lift,
और वो लिफ्ट ऊपर मूव कर रही है और लिफ्ट के अंदर वो बॉय है। तो जब हमने बाहर वाले ऑब्जर्वर से पूछा कि इस बॉय का स्टेट बताइए, तो इसकी ऑब्जर्वेशन कहती है कि ये जो बॉय है ये मोशन कर रहा है। नाउ सी सेम ऑब्जेक्ट, जिसे हम बॉय कह रहे हैं यहां पे, सेम ऑब्जेक्ट माना हमने। अब इसी ऑब्जेक्ट के लिए दो ऑब्जर्वर अपनी अपनी स्टेटमेंट क्या बता रहे हैं? पहले ने कहा कि ये रेस्ट पे है, दूसरे ने कहा कि ये मोशन कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इसके फ्रेम के हिसाब से, आउटसाइड वाले ऑब्जर्वर की फ्रेम के हिसाब से, इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से, इसके रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, मतलब लिफ्ट मोशन में है। और लिफ्ट अगर मोशन में है तो लिफ्ट के अंदर की हर एक चीज भी मूव कर रही होगी अलोंग विद द लिफ्ट। तो इट मींस विथ रिस्पेक्ट टू द आउटसाइड ऑब्जर्वर द बॉय इज इन मोशन। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑब्जर्वर नंबर 1 जो कि खुद लिफ्ट के अंदर है उस बॉय के साथ, जब हमने इससे पूछा तो उसने अपनी पोजीशन के रिस्पेक्ट में बॉय की पोजीशन को एक्सप्रेस किया और कहा कि ये बॉय रेस्ट पे है। व्हाई सो? बिकॉज इस बॉय और इस ऑब्जर्वर नंबर 1 के बीच का पोजीशन बिल्कुल फिक्स्ड है, वो बदल नहीं रहा है। तो इसकी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में बॉय इज एट रेस्ट, बट इस ऑब्जर्वर नंबर 2 के रिस्पेक्ट में दिस बॉय इज इन मोशन। तो इसलिए गाइस हम ये कहते हैं कि रेस्ट और मोशन जो है वो एक रिलेटिव टर्म है। जैसा कि इस केस में आपने देखा कि ये बॉय इसके रिलेशन में, अंदर वाले ऑब्जर्वर के रिलेशन में रेस्ट पे दिख रहा है, हमें उसे क्या समझ रहा है कि ये वाला जो बॉय है वो रेस्ट पे है। और वहीं बाहर वाले पर्सन के हिसाब से, बाहर वाले ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर आप देखते हो, इसके रिलेशन में अगर इसकी पोजीशन को देखते हो बॉय की, तो आपको समझता है कि ये बॉय की पोजीशन बदल रही है। इस वजह से ये कहता है कि ये मोशन कर रहा है और अंदर वाला ऑब्जर्वर कहता है कि वो रेस्ट पे है। अब यही हमने इस स्टेटमेंट में एक्सप्लेन किया है कि एन ऑब्जेक्ट मे बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 1 और इन अ कंडीशन ऑफ मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 2। और यही ये पॉइंट है जो ये बताता है कि मोशन और रेस्ट जो है एक रिलेटिव टर्म मानी जाती है। ये डिपेंड करता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि कहां से इसे ऑब्जर्व किया जा रहा है, उस ऑब्जेक्ट को कहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है, कौन से कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ विच हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं रेस्ट और मोशन जो है वो एक रिलेटिव टर्म है। क्लियर गाइज?